विश्व प्रसिद्ध कहानियों में आज हम सुनेंगे डेनमार्क के गुस्ताव वाइट की कहानी मन के लड्डू, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। वे एक टीले के पास बैठ गए। बड़ा मनमोहक और सुहावना सायंकाल था। उनके सिरों के ऊपर फलों से लदी शाखाओं ने छाया कर रखी थी। उनकी पीठ के पीछे पीली पीली मिट्टी से निकला हुआ एक समतल पत्थर मूर्ति की तरह खड़ा था। एक पुरानी गाड़ी, निकला हुआ तख्ता जिसका रंग उड़ चुका था, उनके लिए बेंच का काम दे रहा था। शाखा की झिलमिल में से समुद्र तक फैली हुई हरियाली, विशाल नीला समुद्र, लहरें, सब कुछ उन्हें दिखाई दे रहा था। दिन में कोलाहल से दूर एकांत और शांत वातावरण में दोनों बैठे थे। समुद्र की सैर करते करते वे वहां आ पहुंचे थे। कुछ देर के लिए वे यहाँ बैठ गए थे। पुरुष ने बातचीत आरंभ की। हाँ, यह वह स्थान है जहाँ हमारा मकान बनना चाहिए। मकान की दीवारें इस प्रकार श्वेत होनी चाहिए जैसे ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है। छत छप्पर की बनी होनी चाहिए। गुलाब और चमेली की शाखाएं द्वार और खिड़कियों से लिपटी होनी चाहिए। स्त्री बोली, हाँ, खिड़कियों में पुराने ढंग के हरे शीशे लगे होने चाहिए। दीवार के साथ द्वार के ऊपर एक बड़े जंगली हिरन का सींग लगा देंगे। चिड़िया हमारी छतों पर घोंसले बनाएंगी। सारस भी ग्रीष्म में छत के ऊपर आ जाएंगे। पुरुष ने कहा, पर सारस यहाँ कैसे रहेंगे? उनके खाने पीने का तो यहाँ कोई प्रबंध है नहीं। ना यहाँ कोई मैदान है, न दलदल। स्त्री निश्चयपूर्वक बोली, कुछ भी हो, सारस यहाँ अवश्य होने चाहिए। मैं उन्हें हर सायंकाल उड़कर अपने घोंसले में आते देखना चाहती हूँ। वे अपने बच्चों को देखकर अपनी लंबी लंबी और पतली पतली टांगों पर नाचेंगे। वे अपने पंख फड़फड़ाएंगे, तब ऐसा लगेगा कि वे आंगन में मुंह के बल अब गिरे कि अब गिरे। मैं यह दृश्य देखकर खूब हंसना चाहती हूँ। पुरुष ने स्त्री के छोटे से श्वेत हाथों को चूमते हुए कहा, अच्छा, तो हम एक आध सारस भी रख लेंगे, पर उनके बच्चे नहीं रखेंगे। उन पर बहुत अधिक व्यय होता है। हम एक हरा सा तोता भी पालेंगे। उसका पिंजरा भोजन करने वाले कमरे में रखेंगे। जब हम चाय पीने के कमरे में जाएंगे तो वह तुम्हें कहा कहेगा, माताजी नमस्ते। स्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तोता अवश्य रखेंगे, पर एक नन्हा सा बच्चा भी साथ होना चाहिए। पुरुष ने उसके बालों को छेड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, पर होना छोटा सा ही चाहिए। स्त्री बोली, हाँ, बिल्कुल नन्हा, बस इतना सा। उसने अपनी उंगलियों से उसका आकार भी बनाया। पुरुष ने स्त्री का मुंह चूम कर कहा, खाने के कमरों की दीवारों पर हरा रंग होना चाहिए। अलमारी में भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन और थालियाँ होनी चाहिए। कुर्सियाँ भी हरे रंग की होनी चाहिए। उनकी पीठ पर फूल पत्ते भी बने होने चाहिए। एक कोने में एक हरे रंग की मेज पर पुराने ढंग की चांदी की चायदानी और प्यालियाँ भी होनी चाहिए। स्त्री बोली, एक हरे रंग की बड़ी सी घड़ी भी होनी चाहिए जिस पर चित्रकारी हो रही हो। पुरुष ने कहा, घड़ी पर आदम और हव्वा के चित्र के साथ सूर्य के नील नदी में अस्त होने का चित्र होगा। पीछे वाले कमरे में 3 खिड़कियां होगी जिनसे बाहर देखने पर दृष्टि पेड़ों की चोटियों पर पार करती हुई समुद्र तक जा पहुंचेगी, पर उसमें से तो धूप बहुत आएगी। प्रातः से दोपहर के बाद तक कमरा धूप से भरा रहेगा। नहीं, खिड़कियों के आगे छज्जे लगे होंगे, उन पर सुगंधित फूलों से लदी लताएं चढ़ी होंगी। इस प्रकार धूप अंदर नहीं आ सकेगी। इस प्रकार कुछ लंबी और सुनहरी किरणें कमरे के फर्श और दूसरी वस्तुओं पर पड़ती रहेंगी। कमरे के मध्य में एक आबनूस की गोल मेज होगी जिसके पांव शेर के पंजों की तरह भारी होंगे। उसके पास छोटी छोटी कुर्सियां होंगी। कमरे में एक और पियानो रखा होगा। मध्य की मेज पर एक बड़े थाल में पुष्पों और पत्तों का गमला सजा रहेगा। पर मेरे सीने पिरोने की मेज कहाँ रहेगी? तुम्हारे सीने पिरोने की मेज मध्य वाली खिड़की के पास। उसके ऊपर नीले और अंगूरी रंग के सलमे सितारे रखे होंगे। खिड़की में गुलाब और चमेली की बेलें होंगी। शीशे के लंबे लंबे फूलदानों में से नरगिस के श्वेत फूल तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। शीशे के एक बड़े बर्तन में रंग बिरंगी मछलियां तुम्हारे हाथों से रोटी के टुकड़े लेकर खाएंगी। और हाँ,
कबूतर भी होने चाहिए, बर्फ की तरह श्वेत और समुद्र की तरह नीले कबूतर। जब तुम आंगन की सीढ़ियों में लताओं के नीचे खड़ी होगी तो वे तुम्हारे सिर के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। वे कभी तुम्हारे सिर और कंधों पर और कभी हाथों पर आकर बैठ जाएंगे। वे तुम्हारे हाथों से दाने ले लेकर खाएंगे। तुम शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर आधी बाहों वाली कमीज, पीली जुराबें पहने और लाल मूंगे का एक कोमल हार गले में डालकर उनका तमाशा देखा करोगी। स्त्री ने अपनी बाहें पुरुष के गले में डाल दी। उसने प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। फिर वह कहने लगी, विश्राम करने का कमरा कैसा होगा? तुम्हारे अध्ययन करने का कमरा कैसा होगा? पुरुष ने उत्तर दिया, विश्राम करने के कमरे की दिशा पूर्व की ओर होनी चाहिए। उसके बाहर कोमल कोमल और हरी हरी घास होनी चाहिए। उस पर बेंत की शाखाओं को मोड़कर बनाई हुई कुर्सियां और मेजें होनी चाहिए। हमारे अतिथियों के लिए टेनिस का प्रबंध भी होना चाहिए। एक तिपाई पर 2 फुट लंबी दूरबीन भी रखी रहनी चाहिए ताकि हम समुद्र पर जलपोतों को आते जाते देख सकें। स्त्री ने पूछा, और मेरे उठने बैठने का कमरा? पुरुष ने कहा, यह तुम स्वयं ही निश्चित कर लो, क्योंकि वह तुम्हारा कमरा होगा। स्त्री बोली, नहीं, यह भी तुम ही बताओ ना। पुरुष अपना सिर हिलाकर परामर्श देने लगा, श्वेत, हाँ श्वेत कुर्सियां जिनके कोमल पायों पर सुंदर चित्रकारी हो। उनकी बाहों और पीठ पर रेशमी कपड़े चढ़े होने चाहिए, ऐसा रेशम जिसकी पीली पीली तहों पर बेल बूटे छपो हों। झूठे सोने की गोल गोल कीलों से उनको जड़ा गया हो। सब दीवारें सचित्र कागजों से ढकी होनी चाहिए। सुनहरी कागज से ढके पर्दे भी रेशम के होंगे। वे सब उसी रंग के होंगे जिस रंग का फर्नीचर होगा। मध्य की मेज सबसे अधिक गोल होगी, उसके ऊपर चित्रकारी की गई होगी। मेज के ऊपर एक अमूल्य झाड़ फानूस लटक रहा होगा जिस पर बिल्लौर और मोती जड़े होंगे। वे सितारों की तरह चमकेंगे। और हमारी अंगीठी? नहीं, अंगीठी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम केवल वसंत और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ रहेंगे। शरद और जाड़े में हम किसी और स्वास्थ्यप्रद स्थल पर चले जाया करेंगे। स्त्री बोली, फिर तो बस तुम्हारे अध्ययन का और सोने का कमरा रहेगा। मेरे कमरा जो होगा वो पश्चिमी कोने में होगा, जहाँ से मैं मीलों तक पहाड़, वादियाँ, जंगल और सायकाल की लाली में नहाई हुई झील को देखा करूँगा। इसमें एक बड़ी सी और गोल सी घड़ी लटकी रहेगी। उसके सामने एक भारी पर्दा लटका रहेगा। कमरे में भेड़ियों और रीछों की खालें बिछी रहेंगी। उसमें शीशम की लकड़ी का फर्नीचर होगा और दूसरी सामग्री से सुसज्जित होगा। कमरे में चमकीले वस्त्र पहने राष्ट्र के शूरवीरों के चित्र लटके रहेंगे। दीवारों के साथ तलवारें, बंदूकें और ढालें लटक रही होंगी। इन वस्तुओं के अतिरिक्त इस कमरे में एक गुप्त द्वार होगा। जब तुम्हारा जी चाहे बटन दबाना और पुस्तकों की अलमारी तुम्हारे आगे से हट जाएगी। उस स्थान पर गुप्त द्वार होगा। स्त्री ने कांपते हुए पूछा, ओह, मगर यह द्वार किस तरह खुलेगा? नीचे एक सुरंग होगी जो तुम्हारे कमरे की ओर जाएगी, जहां तुम विश्राम कर रही होगी। तुम लेटकर प्रतीक्षा किया करोगी और एक छोटा सा लैंप तुम्हारे सिरहाने वाली संगमरमर की मेज पर जल रहा होगा। तुम बाहर अंधेरे में कुछ देख रही होगी। तुम वहां पर बहुत देर तक पुस्तक पढ़ सकोगी, पर इस समय वह पुस्तक तुम्हारे सम्मुख बिस्तर की श्वेत चादर पर पड़ी होगी। तुमने अपनी दोनों बाहों द्वारा अपना सिर तकिए से जरा ऊंचा कर रखा होगा। तुम मेरे पांव की आहट पर कान धरे अपनी बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखों से बाहर की ओर देख रही होगी। फिर तुम गुप्त द्वार खुलने की आवाज सुनोगी। मुस्कुराकर तुम अपनी कोहनी का सहारा लिए जरा उठकर फिर खटके पर ध्यान लगाओगी। तुम्हें मेरे दबे पांव चलने की ध्वनि समीप से समीप तक आती सुनाई देगी। शीघ्रता से तुम पुस्तक मेज पर रख दोगी। फिर तुम तकिए पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लोगी। धीरे धीरे एक द्वार खुलेगा। तुम्हारे चेहरे पर कोई अपना चेहरा झुका लेगा और एक हल्की सी चीख सुनाई देगी, तुम्हारी खुशी की चीख। तुम अपनी बाहें मेरे गले में डाल दोगी और मुझे अपनी ओर खींचकर प्यार करने लगोगी। इस प्रकार टीले के समीप बैठकर वे दोनों विचार मग्न थे। बसंत की एक सुहावनी सायकाल थी। फल और फूलों से लदी टहनियों ने उन पर छाया कर रखी थी। उनकी आंखें झूमते हुए हरे भरे पेड़ों और समुद्र की लहरों के साथ खेल रही थीं। वे लहरें सरसराहट के साथ किनारे से टकरा रही थीं। सूर्य पश्चिमी पहाड़ के पीछे छिप गया और ओस पड़ने लगी। तब पुरुष अपने स्थान से उठा और कहने लगा, मेरा विचार है कि अब घर चलना चाहिए। तुम्हारी माँ चाय के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वे दोनों चुपचाप उठ बैठे। एक विचित्र सी थकान उनके चेहरों पर स्पष्ट दिख रही थी। धीरे धीरे वे जंगल में चलने लगे। उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचना था। एकाएक स्त्री बोली, मेरी तो यह इच्छा हो रही है कि हम खाना इसी स्थान पर खाएं।
पुरुष ने जरा उपेक्षा से उसका सिर घुमाकर कहा, प्यारी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि। पुरुष ने जरा शीघ्रता से पुनः उत्तर दिया, क्या तुम समझी नहीं? स्त्री ने फिर उत्तर दिया, हाँ हाँ, मैंने यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया था। हम पहले ही बहुत अधिक व्यय कर चुके हैं। अब वे फिर चुपचाप चलने लगे। जब पुरुष स्टेशन की उस खिड़की के पास खड़ा हुआ जहाँ टिकट मिलते हैं तो वह जरा घबरा सा गया। फिर स्त्री की ओर मुंह फेर कर उसने कहा, मेरा विचार है कि हम तृतीय श्रेणी में यात्रा कर लें। स्त्री ने आवेश में आकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, इस समय तो गाड़ी में अधिक भीड़ भी नहीं होती और इस प्रकार हम नगद 1 रुपये की बचत भी कर लेंगे।